तो स्वागत है। आज हम लोग भारत के पावर स्ट्रक्चर के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, यानी कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, हम बात करेंगे संविधान के उन आर्टिकल्स की 52 से 78 तक जो ये तय करते हैं कि आखिर हमारा देश चलता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल को उठाते हैं। आखिर भारत सरकार में जो टॉप पर बैठे लोग हैं उनके बीच पावर बंटा कैसे हुआ है, मतलब कौन क्या करता है और कैसे करता है। आज की हमारी पड़ताल में हम सरकार के इस पूरे इंजन को कह सकते हैं 5 हिस्सों में खोलकर देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है क्या चीज। फिर देखेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रोल को। उसके बाद चलेंगे सरकार के असली पावर सेंटर यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की तरफ। और आखिर में सरकार के कानूनी पक्ष पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये आखिर है क्या। असल में यही तो गवर्नेंस का कोर है। देखिए, हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है और उसमें आर्टिकल्स 52 से 78 वही यूनियन एग्जीक्यूटिव की पूरी बुनियाद रखते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर असल में ये बस उन 5 मेन पिलर्स का ग्रुप है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ और अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रथम नागरिक की, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। देखिए, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। वो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं और साथ ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी। आर्टिकल 52 बिल्कुल साफ साफ कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन उनकी पावर सिर्फ नाम की नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। आर्टिकल 53 के मुताबिक यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर टेक्निकली उन्हीं के पास है। हाँ, ये बात और है कि वो इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं, पर अगर देखा जाए तो कागज पर असली बॉस वही हैं। और हाँ, तीनों सेनाओं के भी। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके चुनाव का तरीका। प्रेसिडेंट को आम जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती, नहीं, उन्हें चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के सिर्फ चुने हुए मेंबर्स, और साथ ही सभी राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी सिर्फ चुने हुए विधायक। और ये जो चुनाव का सिस्टम है ना, वो भी बड़ा खास है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये सिस्टम बस ये पक्का करता है कि हर वोट की एक वैल्यू हो और जो नतीजा आए वो पूरे देश की राय को सही सही दिखाए। और हाँ, ये पूरी वोटिंग सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान से होती है। तो फिर इस सबसे बड़े पद पर बैठने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आर्टिकल 58 में 4 सीधी सीधी शर्तें बताई गई हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। और चौथी, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, और मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को हटाना पड़े तो? उसके लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही सख्त प्रोसेस है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। इसका जिक्र आर्टिकल 61 में है और ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड पर ही हो सकता है। और इसको पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसी जबरदस्त मेजॉरिटी चाहिए। मतलब साफ है, ये प्रोसेस जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है ताकि इस पद की गरिमा हमेशा बनी रहे। चलिए, प्रेसिडेंट के बाद अब आगे बढ़ते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की ओर, यानी द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब इनका रोल बड़ा दिलचस्प है, कह सकते हैं डबल रोल है। एक तो वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। और दूसरा काम, अगर प्रेसिडेंट का पद किसी वजह से खाली हो जाता है तो वो उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। और ये जो स्लाइड है ना, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ कर देती है। जरा ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ चुने हुए सांसद और विधायक वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के सारे मेंबर्स वोट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। और इसमें विधायक यानी एमएलएस का कोई रोल नहीं होता। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, याद रखने वाला। तो अब आते हैं उन लोगों पर जिनके हाथ में सरकार चलाने की असली पावर होती है, जिन्हें हम रियल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जी हां, बात हो रही है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की।
आर्टिकल 74 क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेसिडेंट को मदद और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। और सच पूछिए तो यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है। मतलब प्रेसिडेंट भले ही हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन सरकार के जो रोज के काम हैं, जो बड़े बड़े फैसले हैं, वो सब यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है। और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रोसेस आर्टिकल 75 में बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। और ये कौन होते हैं? आमतौर पर वो इंसान जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो। स्टेप 2, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है आर्टिकल 75 का ये हिस्सा जो कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, तो अब इस पूरी मशीनरी के लीगल साइड यानी कानूनी और ड्यूटी वाले पहलू को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 76 हमें मिलवाता है अटॉर्नी जनरल से। ये कौन है? ये है भारत सरकार के सबसे बड़े कानून अधिकारी, या कह लीजिए उनके चीफ लीगल एडवाइजर। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका मेन काम सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 78 में। ये आर्टिकल प्रधानमंत्री पर एक ड्यूटी डालता है। ड्यूटी ये कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे फैसलों की जानकारी प्रेसिडेंट को दें। ये एक तरह से इन दो टॉप पोस्ट के बीच एक जरूरी कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है, जिससे गवर्नेंस स्मूथ चलती रहे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक छोटे से रैपिड फायर राउंड से रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से जरूरी आर्टिकल्स हमें याद रह गए हैं। आर्टिकल 52 ये है प्रेसिडेंट के बारे में, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 ये है प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस, यानी इम्पीचमेंट। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री और उनकी टीम, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आखिर में आर्टिकल 76 ये है सरकार की चीफ लीगल एडवाइजर, द अटॉर्नी जनरल। और अब एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं जो सोचने लायक है। पावर का ये जो पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने समझा, ये आज की तारीख में भारत की पॉलिटिकल असलियत को किस तरह से शेप देता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इस पड़ताल में साथ रहने के लिए शुक्रिया।